नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 452 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण को उचित ठहराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की नेता जया ठाकुर ने पुनर्विचार याचिका दायर करके यही स्पष्ट किया कि पार्टी इस विषय पर असमंजस से ग्रस्त है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर जिन दलों ने उसका स्वागत किया था उनमें कांग्रेस प्रमुख थी। उसने न केवल इस फैसले का स्वागत किया था बल्कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण देने की मोदी सरकार की पहल का श्रेय भी लिया था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि इस आरक्षण में कांग्रेस की अहम भूमिका है और यह मनमोहन सरकार के जरिए प्रारंभ की गई प्रक्रिया का परिणाम है। जया ठाकुर की याचिका यही बता रही है कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर न केवल तमिलनाडु में अपने सहयोगी दल द्रमुक के रवैये से सहमत है बल्कि उससे आगे निकलने की होड़ में भी है। ज्ञात हो कि द्रमुक ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का यह कहते हुए विरोध किया था कि यह सामाजिक न्याय के विरुद्ध है। उसने यह भी कहा था कि वह इस निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। इस सिलसिले में द्रमुक की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने न केवल भागीदारी की थी बल्कि उसके सुर में सुर भी मिलाया था। पैरा। कांग्रेसी नेता की पुनर्विचार याचिका से ऐसा लगता है कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के मामले में द्रमुक से आगे निकलते हुए दिखना चाहती थी। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण के फैसले का स्वागत करने वाली कांग्रेस जिस तरह चंद दिनों के अंदर ही इस नतीजे पर पहुंच गई
कि उक्त फैसला सामाजिक न्याय के विरुद्ध है, उससे यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर निर्धन तबकों को राहत देना सामाजिक न्याय अथवा समानता के खिलाफ कैसे हो सकता है? क्या इस निष्कर्ष का कोई ठोस आधार हो सकता है कि जातिगत आरक्षण तो सर्वथा उचित है, लेकिन आर्थिक आरक्षण अनुचित? जिन्हें भी यह लगता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत और रियायत देना समानता के विरुद्ध किया जाने वाला काम है, उन्हें सामाजिक न्याय की अपनी परिभाषा को फिर से जांचने परखने की आवश्यकता है। यह देखना दयनीय है कि जब कोशिश यह होनी चाहिए कि आरक्षण के ऐसे आधार बने जिससे आर्थिक सामाजिक रूप से समस्त पिछड़े लोगों को नीर छीर ढंग से संबल दिया जा सके, तब आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण वाले संविधान संशोधन विधेयक और उसे सही बताने वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विरोध किया जा रहा है, और वह भी तब जब इससे जातिगत आरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ रहा। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण को उचित ठहराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की नेता जया ठाकुर ने पुनर्विचार याचिका दायर करके यही स्पष्ट किया कि पार्टी इस विषय पर असमंजस से ग्रस्त है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर जिन दलों ने उसका स्वागत किया था, उनमें कांग्रेस प्रमुख थी। उसने न केवल इस फैसले का स्वागत किया था, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण देने की मोदी सरकार की पहल का श्रेय भी लिया था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि इस आरक्षण में कांग्रेस की अहम भूमिका है और यह मनमोहन सरकार के जरिए प्रारंभ की गई प्रक्रिया का परिणाम है। जया ठाकुर की याचिका यही बता रही है कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर न केवल तमिलनाडु में अपने सहयोगी दल द्रमुक के रवैये से सहमत है, बल्कि उससे आगे निकलने की होड़ में भी है। ज्ञात हो कि द्रमुक ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का
यह कहते हुए विरोध किया था कि यह सामाजिक न्याय के विरुद्ध है। उसने यह भी कहा था कि वह इस निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। इस सिलसिले में द्रमुक की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने न केवल भागीदारी की थी बल्कि उसके सुर में सुर भी मिलाया था। पैरा कांग्रेसी नेता की पुनर्विचार याचिका से ऐसा लगता है कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के मामले में द्रमुक से आगे निकलते हुए दिखना चाहती थी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण के फैसले का स्वागत करने वाली कांग्रेस जिस तरह चंद दिनों के अंदर ही इस नतीजे पर पहुंच गई कि उक्त फैसला सामाजिक न्याय के विरुद्ध है, उससे यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर निर्धन तबकों को राहत देना सामाजिक न्याय अथवा समानता के खिलाफ कैसे हो सकता है। क्या इस निष्कर्ष का कोई ठोस आधार हो सकता है कि जातिगत आरक्षण तो सर्वथा उचित है लेकिन आर्थिक आरक्षण अनुचित। जिन्हें भी यह लगता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत और रियायत देना समानता के विरुद्ध किया जाने वाला काम है, उन्हें सामाजिक न्याय की अपनी परिभाषा को फिर से जांचने परखने की आवश्यकता है। यह देखना दयनीय है कि जब कोशिश यह होनी चाहिए कि आरक्षण के ऐसे आधार बने जिससे आर्थिक सामाजिक रूप से समस्त पिछड़े लोगों को नीर छीर ढंग से संबल दिया जा सके, तब आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण वाले संविधान संशोधन विधेयक और उसे सही बताने वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विरोध किया जा रहा है, और वह भी तब जब इससे जातिगत आरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ रहा। स्टॉप। दोस्तों, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण को उचित ठहराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की नेता जया ठाकुर ने पुनर्विचार याचिका दायर करके यही स्पष्ट किया कि पार्टी इस विषय पर असमंजस से ग्रस्त है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर जिन दलों ने उसका स्वागत किया था उनमें कांग्रेस प्रमुख थी। उसने न केवल इस फैसले का स्वागत किया था बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण देने की मोदी सरकार की पहल का श्रेय भी लिया
था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि इस आरक्षण में कांग्रेस की अहम भूमिका है और यह मनमोहन सरकार के जरिए प्रारंभ की गई प्रक्रिया का परिणाम है। जया ठाकुर की याचिका यही बता रही है कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर न केवल तमिलनाडु में अपने सहयोगी दल द्रमुक के रवैये से सहमत है, बल्कि उससे आगे निकलने की होड़ में भी है। ज्ञात हो कि द्रमुक ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का यह कहते हुए विरोध किया था कि यह सामाजिक न्याय के विरुद्ध है। उसने यह भी कहा था कि वह इस निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। इस सिलसिले में द्रमुक की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने न केवल भागीदारी की थी, बल्कि उसके सुर में सुर भी मिलाया था। पैरा कांग्रेसी नेता की पुनर्विचार याचिका से ऐसा लगता है कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के मामले में द्रमुक से आगे निकलते हुए दिखना चाहती थी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण के फैसले का स्वागत करने वाली कांग्रेस जिस तरह चंद दिनों के अंदर ही इस नतीजे पर पहुंच गई कि उक्त फैसला सामाजिक न्याय के विरुद्ध है, उससे यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर निर्धन तबकों को राहत देना सामाजिक न्याय अथवा समानता के खिलाफ कैसे हो सकता है। क्या इस निष्कर्ष का कोई ठोस आधार हो सकता है कि जातिगत आरक्षण तो सर्वथा उचित है, लेकिन आर्थिक आरक्षण अनुचित? जिन्हें भी यह लगता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत और रियायत देना समानता के विरुद्ध किया जाने वाला काम है, उन्हें सामाजिक न्याय की अपनी परिभाषा को फिर से जांचने परखने की आवश्यकता है। यह देखना दयनीय है कि जब कोशिश यह होनी चाहिए कि आरक्षण के ऐसे आधार बने जिससे आर्थिक सामाजिक रूप से समस्त पिछड़े लोगों को नीर छीर ढंग से संबल दिया जा सके, तब आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण वाले संविधान संशोधन विधेयक और उसे सही बताने वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विरोध किया जा रहा है, और वह भी तब जब इससे जातिगत आरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ रहा। स्टॉप।